Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Waqas Rahi. Today we will discuss about the chemistry of 10th class. मतलब आज हम dear students पढ़ेंगे 10th class की chemistry का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा। तो इसका आज लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख रखा है वो जानते हैं कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर का जो नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन या इस केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जांचने के लिए पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं 2-3 बातें। मैंने कहा था कि अगर वो बातें जहन में हैं, वो बातें अगर स्टूडेंट्स आप जानते हैं तो देन हम डेफिनेशन केमिकल इक्विलिब्रियम की बासानी जान सकेंगे। तो इसके लिए मैंने वर्ड बता रखे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ने के लिए बेसिकली जब हमने फर्स्ट लेक्चर को देखा या सेकंड लेक्चर को देखा तो मैंने कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जानने के लिए हमें चंद एक और बातों का भी पता होना चाहिए। और उसमें मैंने आपको बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुतालिक बताया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देन जब हमने सेकंड लेक्चर देखा तो सेकंड लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया कि कुछ रिएक्शन जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। और जब हमें पता चल गया कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है, यानी अगर हम उनको रिकॉल कर लें तो मैंने कहा कि जब इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें तो रिएक्शन के वापस आने के चांसेस ही नहीं होते। और दूसरी साइड पे जब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो स्टूडेंट्स उसमें हमने देखा कि रिएक्शन जो है जब रिवर्स हो जाता है और रिएक्शन मतलब जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की ओर चला जाता है तो हम समझते हैं कि रिएक्शन रिवर्स हो गया। यानी केमिस्ट्री में रिएक्शन रिवर्स होने का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स वाली साइड से रिएक्टेंट्स वाली साइड पे आ गया, और जब कभी रिएक्टेंट्स वाली साइड से प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जाएगा तो हम कहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जानने के लिए एक और डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे और वो है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा तो स्टूडेंट्स तब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को सही तरीके से यानी लिख पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन, जैसा कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन जानने के लिए जैसा कि आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन में हम कहते हैं कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, एंड हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेम हेयर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ऐसे ही है। हम देखते हैं कि जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिला देते हैं तो उससे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाती हैं, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और वक्त के साथ साथ टाइम गुजरने के साथ साथ होता ये है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी प्रोडक्ट्स में उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है उनमें जो है इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टूडेंट्स वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इस चीज़ से हम एक बात जो है वो वाज़े कर पाते हैं कि वक्त के साथ साथ यानी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में तब्दीली रूनुमा होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम यही कहा करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में जो आने वाली तब्दीली है इसका नाम होता है, या इसको हम स्टूडेंट्स कहा करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि द इंस्टेंटेनियस चेंज in the concentration of रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन एंड और स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में जो तब्दीली आती है, कब तब्दीली आती है, इन आ स्पेसिफिक एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वक्त के एक ख़ास वक्फे में जो रिएक्शन होते हुए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो तब्दीली रूनुमा होती है
दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रिएक्शन को देखते हैं और तब फिर उससे डेफिनेशन बना पाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपने रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख रखा होगा, हमने रिएक्शन लिखा था कि CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, अगर इसको हीट कर दिया जाए, इसको हीट करने से ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन यू नो कि रिएक्शन जो है वो क्लोज सिस्टम में भी होता है और रिएक्शन जो है ओपन सिस्टम में भी होता है। अगर तो रिएक्शन को क्लोज सिस्टम में करवा दिया जाए, जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसको आप क्लोज सिस्टम में करवाते हैं ना, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि ये वाले प्रोडक्ट जो हैं ये हवा में इवॉल्व आउट नहीं हो पाएंगे और रिएक्शन दोबारा से वापस चला जाएगा। मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, जो कि हम पहले से प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स देख चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से आपस में रिकम्बाइन होकर के रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। तो पता ये चला कि अगर ये रिएक्शन जो है वो क्लोज सिस्टम में करवाया हुआ हो तो इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। और जब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये वाला रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन से केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को हमने अराइज करना है, उसको निकालना है। तो कैसे करके, ऐसे देखें कि एक मरतबा आप स्टूडेंट्स जब आप देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक मरतबा जब कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, तो आप क्या कहेंगे, आप लोग समझेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोडक्ट्स बन गई हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड में चला गया और एट द सेम टाइम जब प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जा पाएंगी तो ये वाली प्रोडक्ट्स दोबारा से आपस में मिलके कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बना देंगी और ऐसा रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला रिएक्शन फॉरवर्ड कंसीडर होगा और नीचे वाला रिएक्शन इस बिहाफ पे आकर के रिवर्स रिएक्शन बन जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनी हैं ऊपर वाले रिएक्शन में वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में आ जाती हैं। अच्छा, अब इस रिएक्शन में से इन दोनों को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, रिसेंटली हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मतलब कितनी रफ्तार से जो है ये वाला रिएक्टेंट जो है ये टूट करके प्रोडक्ट्स में बदल रहा है, या फिर ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये दोबारा से रिएक्टेंट्स में जब चेंज हो रही हैं तो वो उनका रेट क्या है, कितनी रफ्तार से या कितनी एक्सटेंट के साथ प्रोडक्ट्स दोबारा से मिलकर के रिएक्टेंट में चेंज हो रही होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक तो चेक करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या रेट है, और नीचे वाले रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि रिवर्स रिएक्शन का क्या रेट है। लेकिन जब हमने डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स, जब हमने डेफिनेशन पढ़नी है, जब हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को लिखना है तो उसके लिए हमने ये नहीं पता लगाना कि रेट है कितना, हमने सिर्फ ये जांचना है कि अगर फ़र्ज़ करें ऐसे करके यही वाला जो रिएक्शन आपके सामने है, अगर इसको ऐसे क्लोज सिस्टम में करवा रखा है, मतलब ऐसे करके कोई कंटेनर है और उसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को डाल के इसको किसी भी तरीके से मतलब इसको हीट कर रखा है, और जो ही आप इसको हीट करेंगे ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूटेगा। जैसे कि रिएक्शन में देख रखा है आपने, एक CaCO3 बना, एक जो है बेटा वो CaO बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में CO2 बन जाएगा। ऐसा रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये सिस्टम ऊपर से क्लोज कर रखा है, और जब सिस्टम क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से दोबारा मिलेगा और मिल करके फिर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। अच्छा, अब इससे पता क्या चला, पता ये चला कि जब सिस्टम क्लोज है तो इसमें होगा क्या, इसमें एक मरतबा तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और जब ऊपर से सिस्टम क्लोज है तो ये वाले दोबारा से किधर आ जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएंगे। मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे।
अच्छा, अब होगा ये कि स्टार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट बड़ी जल्दी से इन दोनों में टूटता रहेगा, और जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो हैं ये दोबारा आपस में मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट भी उतनी ही स्पीड से बनाना शुरू कर देंगे जितनी स्पीड से कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों में टूट रहा होता है। तो इसमें फिर क्या होगा, थोड़े से टाइम के बाद ये हो जाएगा कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उतना ही रिवर्स रिएक्शन का रेट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर और जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, तो देन इस कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो कंडीशन व्हेन, जब क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बीकम इक्वल, बराबर हो जाता है, बीकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा, देन हम रिवर्सिबल रिएक्शन की इस कंडीशन को क्या कहते हैं भाई, इस कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली भी लिखा जा सकता है। इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए आपने आर एफ और आर आर का सहारा लेना है। मतलब अगर मैं लिखता हूँ कैपिटल आर और सबस्क्रिप्ट में साथ में एफ लगा दे तो इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और आप जानते हैं कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत हो जाती है देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लिखा करते हैं कैपिटल आर और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल आर लिखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दिस इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आपने देखा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने बराबर लिखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, सो दैट इज वाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे साथ में करके मैं इसको दोबारा से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिवर्स के बराबर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस टॉपिक में से जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। अच्छा, थर्ड वन एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो इस टॉपिक से नेक्स्ट वाला आगे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और फोर्थ वन शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। तो हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रा ध्यान से स्टूडेंट्स जहन में रखना कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये दो तरह का होता है और इसमें से एक एमसीक्यू आता होता है, बड़ा इफ़ेक्टिव एमसीक्यू है।
मतलब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन को हमने पढ़ना होता है, साथ में एक एमसीक्यू आता है और जो 12 मरतबा आ चुका है। और वो केमिकल इक्विलिब्रियम से आने वाला एमसीक्यू ये है कि पूछा जाता है कि हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ के कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फॉर अ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम कितनी तरह से टेक्स प्लेस हो सकता है। तो साथ में ऑप्शन दे रखा होता है 2, बी पे फ़र्ज़ करे आया हुआ है 3, सी पे फ़र्ज़ करे आया हुआ है 4 और डी पे फ़र्ज़ करे लिखा हुआ है 5। रिमेंबर इज़ दैट के केमिकल इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो हैं वो जस्ट 2 होती हैं। मतलब या तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक होता है या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। तो इस एमसीक्यू में से आपका जो ऑप्शन बनेगा, यानी आंसर जो बनेगा, वो ऑप्शन ए बनेगा। ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एक शॉर्ट और डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक का मतलब ये होता है कि रुका हुआ सेकंड हालत में। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे भाई? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हम डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे करके लिखा करते हैं कि जब कभी यू नो कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं। रिएक्टेंट्स के आपस में मिलने से प्रोडक्ट्स बनते हैं और रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, 12 मरतबा पढ़ा कि कभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में आ जाते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन एक मरतबा आपने ये भी पढ़ा कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में जाता है तो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में नहीं बदलते, तो ऐसा रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। रिमेंबर इज दैट कि व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और एक मरतबा ऐसा हो जाए कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाएं और रिएक्शन स्टॉप हो जाए, देन इस कंडीशन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो दैट इज़ वाई इस किस्म का इक्विलिब्रियम जो है उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम दे रखा होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करके लिखेंगे कि when the reaction ceases, this type of equilibrium, इस किस्म का जो इक्विलिब्रियम है इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए आपने ये एमसीक्यू याद रखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन में बनेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनेगा। और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये जस्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम बनेगा और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो इरिवर्सिबल में हो जाए। ये ऐसे भी नहीं कभी हो सकता कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाए। उसकी चंद एक रीजंस हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस अबाउट द रीजंस फॉर विच डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन नॉट एग्जिस्ट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब हम आएंगे तो यही डिस्कस होगा स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।